हेलो एवरीवन। जो हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का इंट्रोडक्टरी क्लास था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि सिलेबस क्या है और उसमें देखे थे कि कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है और कुछ सोर्सेज का देखे थे। तो आज हम लोग कवर करेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल्स जो पहला टॉपिक है और इंडिया ऑफ 18th सेंचुरी जो दूसरा टॉपिक है। तो जो मुगल एम्पायर है वो बाबर ने इस्टेब्लिश किया था 1526 में। उसके बाद लॉन्ग लिस्ट ऑफ रूलर्स हैं, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, फिर आता है औरंगजेब। तो जो औरंगजेब का जो सेकंड पार्ट है, रीन का जो सेकंड पार्ट है वो 1658 से 707 तक उसका रीन है। उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें जो डिक्लाइन ऑफ मुगल्स है उसका जो साइन है, जो भी उसका जो सिम्टम्स होता है वो विजिबल होने लगता है। तो ये जो है 1707 में मुगल एम्पायर का मैप है। इसमें देखिए ऑलमोस्ट होल ऑफ इंडिया कवर लगभग हो गया है। ये मैप बनाने के चक्कर में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बना कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ। वो देखते हैं कैसे। एक और सवाल है कि जब हमारा सिलेबस 1750s से स्टार्ट होता है तो हम लोग डिक्लाइन ऑफ मुगल्स क्यों पढ़े। तो इसका सिंपल रीज़न है कि इसके बाद जो भी इवेंट्स होते हैं, चाहे वो जो सक्सेसर स्टेट्स हैं जो राइज होते हैं, बंगाल, अवध और हैदराबाद, या जो मराठास का एसेंडेंसी होता है, ब्रिटिश कैसे, ये सब अगर देखते जाइएगा आप लोग, जैसे हम लोग कवर करते जाएंगे उसमें आपको पता चलेगा कि ये डिक्लाइन ऑफ मुगल से ही हर चीज़ स्टार्ट होता है। कि जो भी प्रोसेस बाद में होता है वो डिक्लाइन ऑफ मुगल्स हुआ इसलिए वो प्रोसेसेस हो पाए। तो देखिए पहला जो फैक्टर है डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का, वो है पहला रोल है, वो है रोल ऑफ औरंगजेब। ये जो रोल ऑफ औरंगजेब है, ये हिस्टोरियन है जदुनाथ सरकार। इन्होंने ये आइडिया दिया था कि जो रोल ऑफ औरंगजेब है और मतलब औरंगजेब के कारण डिक्लाइन हुआ मुगल एम्पायर का। उसका एक बहुत बड़ा कारण था प्रोलॉन्ग्ड वॉर इन डेक्कन अगेंस्ट मराठास, बीजापुर और गोलकोंडा। अब देखिए जो इसमें एक जो आर्गुमेंट हो सकता है कि इसमें सिख क्यों नहीं है, क्योंकि सिख से भी औरंगजेब का बहुत लड़ाई था। तो इसमें सिख का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि सिख उस उतना हैम्पर नहीं कर पाए मुगल इकोनॉमी को या एडमिनिस्ट्रेशन को, मिलिट्री को, जितना ये तीन लड़ाइयों ने किया। अब मराठास जो इनका जो राइज है ये औरंगजेब के पहले से है, लेकिन औरंगजेब के समय क्या होता है कि शिवाजी 1674 में वो राजा बनते हैं, वो अपने आप को छत्रपति वो घोषित करते हैं, और फिर 1680 में उनका डेथ होता है। तो उस समय औरंगजेब के अंडर में मराठास एकदम तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तो पहला तो फैक्टर होता है मराठास। दूसरा है बीजापुर और गोलकुंडा क्यों है। अब मराठास को कनकर करने के लिए बीजापुर और गोलकोंडा को कनकर करना जरूरी है, ऐसा औरंगजेब को लग रहा था, क्योंकि उसको लगता था कि बीजापुर और जो गोलकोंडा है ये मराठास को सपोर्ट करते हैं। और उसको लगता था कि बीजापुर और गोलकोंडा को डायरेक्टली कनकर करके, एनेक्स करके, ऐसा नहीं कि उन पे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल कर देंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट रूल इन पे पहले से था, शाहजहां के समय से था। तो उसको लगता था कि जब तक हम बीजापुर और गोलकोंडा को कनकर नहीं करेंगे तब तक मराठास को डिफीट नहीं कर पाएंगे। तो बीजापुर को 1686 में कनकर करता है और गोलकोंडा को 1687 में। तो ये जो भी लड़ाई हुआ इसको बोला गया डेक्कनी अल्सर। अल्सर ऐसा कोई भी ऐसा छोटा सा बीमारी होता है जो ऐसे तो छोटा होता है, बीमारी नहीं, जख्म होता है जो छोटा होता है, लेकिन अगर उसको ध्यान नहीं दिया गया तो वो फिर आपको डेडली हो सकता है। तो ये जो मराठास और बीजापुर और गोलकोंडा से लड़ाई था, इट पुट अ हेवी स्ट्रेन ऑन द इकोनॉमी, ऑन द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द मुगल एम्पायर। केवल इकोनॉमिक रिसोर्स पे ही नहीं हुआ, उसके कारण क्या हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था मुगल एम्पायर का वो पूरा खराब हो गया, क्योंकि औरंगजेब जो एम्परर है, बादशाह है, वो डेक्कन में बैठा हुआ है 20 साल 30 साल अपना वो कैपिटल को छोड़ के, तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन पे भी असर हुआ। दूसरा जो जदुनाथ सरकार बोलते हैं वो है ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी। अभी ये एक बहुत भारी डिबेट है कि औरंगजेब के हिंदूज के टूवर्ड्स टूवर्ड्स उसका क्या पॉलिसी था। तो एक तो है कि 1679 में उसने जजिया इम्पोज कर दिया हिंदूज पे। अब सवाल यह है कि उसका ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी वो
क्यों अपना रहा था, मतलब उसको क्यों ऐसा ज़रूरत पड़ा कि जब उसके एंसेस्टर्स इतने लिबरल थे, अकबर था, जहांगीर था, तो वो क्यों इतना ऑर्थोडॉक्स हो रहा था। सब हुआ ये कि जब उसका वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ शाहजहां का, तो औरंगजेब और दारा शिकोह मेन कंटेंडर्स थे। दारा शिकोह था लिबरल, और उसको जो भी लिबरल क्लास था, जो भी वो ग्रुप था, उन्होंने सपोर्ट किया। औरंगजेब ने सपोर्ट लिया जो ऑर्थोडॉक्स ग्रुप था, जो रिएक्शनरी ग्रुप था, जो उलेमास थे उनसे। तो उनको प्लीज करने के लिए वो एक रिलीजियस, ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी अपना रहा था, और उसी में उसने जजिया को इम्पोज किया। अब उसके कारण, क्योंकि उसने जजिया इम्पोज किया और मंदिरों को तोड़ा, तो उसने उससे राजपूत और अदर सेक्शंस ऑफ हिंदूज वो एलियनेट हो गए, उनको ठीक नहीं लगा कि भाई ये सही नहीं हो रहा है। तो अलग, लेकिन दूसरे जो हिस्टोरियंस है वो क्या बोलते हैं कि ये जो पॉइंट है ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी का, ये सही नहीं है, क्योंकि जो राजपूत्स हैं दे कंटिन्यू टू सर्व एज मनसबदार। मनसबदार क्या होता है वो आगे हम लोग देखेंगे। वो मनसबदार इवन आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ जजिया, जो अकबर के अंडर जो जिसमें बोलते हैं कि राजपूत से रिलेशन बहुत अच्छा था मुगल्स का, उसके अंडर जितने मनसबदार हिंदू थे, उससे ज़्यादा मनसबदार हिंदू मनसबदार औरंगजेब के अंडर थे। लेकिन तो भी ये दोनों जो है फैक्टर्स, ये दोनों जो रूल ऑफ औरंगजेब में, ये दोनों फैक्टर, एक है डेक्कन में उसका वॉर, और दूसरा है उसका ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट है। और इसको दिया है जदुनाथ सरकार ने। अब देखिए, ये जदुनाथ सरकार, आपको नाम याद रखने का जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन अगर वो आता है कहीं पे कि आपको ऐसे डायरेक्टली तो आएगा नहीं डिक्लाइन ऑफ मुगल्स पे सवाल, लेकिन अगर आता है तो आप इसको अगर मेंशन करोगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद है जागीरदारी क्राइसिस। ये दिया है सतीश चंद्रा ने, जिसने भी वो पढ़ा है जो हिस्ट्री ऑफ मिडिएवल इंडिया, सतीश चंद्रा का ओल्ड एनसीईआरटी, उसमें ये दिया हुआ है, उसमें यही फैक्टर दिया हुआ है। अब देखिए, उसमें कुछ कुछ चीज़ें पहले समझ लेते हैं, फिर समझेंगे कि जागीरदारी क्राइसिस क्या है। ये जो है ये मुगल एम्पायर है। मुगल एम्पायर में एक होता था खलीसा लैंड। खलीसा लैंड वैसा लैंड है जहां से जो रेवेन्यू आएगा वो सीधा जो एम्परर है उसको जाएगा। दूसरा होता था वतन लैंड। ये वतन लैंड ऐसे लैंड थे जिनके जो रूलर्स थे वो इंटरनली ऑटोनोमस थे, वो मुगल एम्पायर में थे लेकिन वो ऑटोनोमस थे, जैसे राजपूत हो गए। इससे जितना पैसा आता था वो उन राजाओं को जाता था, लेकिन वो फिर एक ट्रिब्यूट भेजते थे जो राजा होता था उसको। तीसरा होता है जागीर लैंड। ये जागीर लैंड दिया जाता था मनसबदार्स को। अब ये मनसबदार्स क्या है वो देखते हैं कि जो मुगल नोबिलिटी था, जो भी उसमें चाहे मिलिट्री कमांडर हो या कोई स्कॉलर हो, जो भी हो, उन सबको मनसब दिया जाता था। मनसब क्या होता है, तो ये एक रैंक होता है। अब ये रैंक के हिसाब से जो भी, जैसे उसका रैंक हो सकता है 1000 रैंक हो सकता है, 2000 रैंक हो सकता है। अकबर के समय में 3000 से ज़्यादा रैंक नहीं दिया जाता था। तो रैंक क्या है, तो उस रैंक के हिसाब से उनको ट्रूप्स मेंटेन करना है और हॉर्सेस मेंटेन करना है। जो एम्परर होता था उसका अपना एक आर्मी होता था, लेकिन वो जैसे मुगल जो आर्मी था वो बहुत बड़ा था, तो जो एम्परर था वो खुद उतने ट्रूप्स मेंटेन नहीं करता था। वो क्या कर रहा था, जो कुछ लोगों को मनसब बना रहा था, मनसबदार बना रहा था, और उनको अपने रैंक के हिसाब से वो डिसाइड कर रहा था कि देखो, तुमको तुम्हारा ये रैंक है और तुमको इतने ट्रूप्स और इतना घोड़ा मेंटेन करना है, हॉर्सेस मेंटेन करना है। अब उसके बाद फिर जो हॉर्सेज होंगे, उसका फिर जो चलाने वाला होगा, उस पर लड़ने वाला होगा, उसका हथियार होगा, जो फुट सोल्जर्स होंगे उनका हथियार होगा, उनका आर्मर होगा, वो सब उसको मेंटेन करना है। तो ये कैसे किया जाए, तो अब वो जो मेंटेन करेगा ये ट्रूप्स एंड हॉर्सेस, जो भी मनसबदार होगा वो मेंटेन कैसे करेगा, तो उसको जो पेमेंट होता था वो दो तरह से होता था। एक था वतन लैंड्स। जो मनसबदार होते थे रूल्ड ऑटोनोमसली ओवर देयर वतन एंड सेंट ट्रिब्यूट्स टू द एम्परर। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो मान सिंह है। वो एक, वो राजपूत में, वो राजपूताना उनका अपना एक किंगडम था, और वहाँ से वो उनका ही था। वो वहाँ पे ऑटोनोमसली रूल करते थे, लेकिन वो मनसबदार भी थे। और उनका जो मनसबदारी था
उसके कारण उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ट्रूप्स और हॉर्सेस मेंटेन करने होते थे। तो उसको पैसा दिया जाएगा। तो वो पैसा कैसे दिया जाएगा? तो उसको बोला कि भाई तुम मेरे अंडर ऑटोनोमस हो, तुम्हारा जो भी पैसा आएगा उसमें ये सर्टेन अमाउंट तुम हमको दोगे एज ट्रिब्यूट, सर्टेन अमाउंट तुम खुद के पास रखोगे, और एक सर्टेन अमाउंट तुम हॉर्सेस और ट्रूप्स को मेंटेन करने के लिए रखोगे। फिर दूसरा हुआ जागीर लैंड दे देता था। जो ये लैंड है, ये जागीरदार को या मनसबदार, जागीरदार मनसबदार, जिस मनसबदार को जागीर दिया गया वो जागीरदार मनसबदार हो गया। तो ये जागीर लैंड दे दिया। अब मनसबदार फॉर गिवन जागीर्स। तो उसके बाद फिर जो इनकम आएगा, जो जागीर है उससे लैंड रेवेन्यू आएगा। तो वो लैंड रेवेन्यू का उसको दो पर्पज सर्व करना था। पहला था कि वो ट्रूप्स और हॉर्सेस को मेंटेन करेगा, और दूसरा था जो उसका अपना पर्सनल इनकम था। तो जो मनसबदार से उनको दो तरह से पेमेंट मिल रहा है। एक हो गया वतन लैंड्स। जो वतन लैंड है वो ऑटोनोमस राजा है एक तरह से, वो अपना रूल कर रहा है, ट्रिब्यूट भेज रहा है, और जो भी मेंटेन करना है हॉर्सेज एंड ट्रूप्स वो कर रहा है। दूसरा हो गया जागीर लैंड, जागीरदार लोग। इन लोगों को लैंड दिया जा रहा है कि तुमको यहाँ से लैंड रेवेन्यू आएगा। उस लैंड रेवेन्यू का जो भी लैंड रेवेन्यू है वो XYZ, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, उसका तुम सर्टन अमाउंट तुम हॉर्सेज और ट्रूप्स को मेंटेन करोगे, और सर्टन अमाउंट तुम अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए रखोगे। अब जब तक मनसबदार लिमिटेड थे, अकबर के टाइम तक या इवन शाहजहां के टाइम तक, शाहजहां के टाइम में भी ये जो मनसबदारी सिस्टम है उसमें कुछ क्राइसिस आने लगा था, लेकिन तब भी जब तक जो मनसबदार है वो लिमिटेड थे और जो जागीरदारी लैंड है, जो जागीर्स है, वो अवेलेबल था, तो वो सिस्टम चल रहा था। मतलब अभी जैसे 50 मनसबदार हैं और सबको लैंड देना है और उतना लैंड अवेलेबल है, तो सबको लैंड मिल गया। हो सकता है कुछ लैंड खलीसा में भी है, वतन जागीर है, मतलब वतन लैंड है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ मनसबदार हैं वो बढ़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये राजा के ऊपर था, बादशाह के ऊपर था कि वो किसको मनसबदार बना दे। किसी को भी मनसबदार बना सकता था। तो औरंगजेब के अंडर क्या हुआ कि मेनी न्यू मनसबदार्स वर अपॉइंटेड एंड द रैंक ऑफ एग्जिस्टिंग मनसबदार्स वर इंक्रीज्ड। अब इन दोनों का क्या है, देखिए, अगर एक तो हो गया कि उसका आप नंबर ऑफ मनसबदार्स बढ़ा रहे हैं तो वो ठीक है, मनसबदार आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका रैंक आप बढ़ा रहे हैं, मतलब रैंक बढ़ा दिए, मतलब उसको ज़्यादा ट्रूप्स मेंटेन करना है, उसको ज़्यादा हॉर्सेस मेंटेन करना है। उसके बाद अगर वो उसको ज़्यादा ट्रूप्स एंड हॉर्सेस मेंटेन करना है तो उसको ज़्यादा बड़ा जागीर चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जागीर होगा तब उतना पैसा आएगा। तो लेकिन लैंड तो लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि बस लैंड कहीं से भी ऐसे पनप जाएगा या मुगल एम्पायर एकदम एक्सपैंड ही करते जा रहा है। तो उसके कारण जो ये है मनसबदार्स और जो जागीर है उसके बीच में एक मिसमैच होने लगा। ड्यू टू दिस रिक्वायरमेंट ऑफ जागीर्स इंक्रीज, कि अब मनसबदार ज़्यादा है, मनसबदारी का साइज ज़्यादा है, मतलब उनका रैंक ज़्यादा है, तो जागीर का डिमांड भी बढ़ जाएगा। लेकिन लैंड वॉज लिमिटेड, तो उसके कारण क्या हुआ कि मेनी मनसबदार्स रिमेन्ड विदाउट जागीर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब ठीक है तुम मनसबदार हो लेकिन तुमको अभी कुछ इनकम नहीं है, ठीक है, तुम इनकम नहीं है तो ठीक है, ट्रूप्स भी मेंटेन मत करो और हॉर्सेस भी मेंटेन मत करो, अभी तुमको एक्सक्यूज कर रहे हैं, लेकिन तुमको कोई इनकम भी नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद क्या होने लगा कि जैसे ही किसी मनसबदार को मिलता था, पहले क्या होता था, मनसबदार के पास जागीर है और वो प्रॉपरली वो हॉर्सेज और ट्रूप्स को मेंटेन कर रहा है और ईमानदारी से कर रहा है। लेकिन जब मनसबदार को ऐसा लगने लगा कि भाई जागीर कभी आता है कभी छीन, और वो सब राजा के ऊपर था, कौन सा मतलब उसका पूरा सिस्टम था, लेकिन था राजा के ऊपर। इन लोगों को ट्रांसफर भी किया जा सकता था एक जगह से दूसरे जगह। तो जब इन लोगों को लगने लगा कि यार जागीर आता है फिर कभी चला जाता है, जो जागीर आता है उस हिसाब से मेरे को इतना 100 रुपये आता है, उसमें मेरे को ट्रूप्स मेंटेन करने में ही 80 रुपये चला जाता है, मेरे को बचता है 20 रुपये। तो ये लोग क्या करने लगे कि जब व्हेन दे रिसीव्ड अ जागीर दे बिगैन चीटिंग द सिस्टम। अब वो क्या करने लगे कि दे वुड कीप मोस्ट ऑफ द मनी फॉर देमसेल्व्स, डिक्रीजिंग द मनी स्पेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ ट्रूप्स।
तो ट्रूप्स एंड हॉर्सेस, तो अब उनको जो पैसा यूटिलाइज करना था, फॉर एग्जांपल अगर 50-50 रेशियो में अगर यूटिलाइज करना था, तो अब 80-20 90-10 में यूज़ करने लगे कि ज़्यादा पैसा अपने पास रखने लगे और ट्रूप्स को और हॉर्सेस के मेंटेनेंस पे या वो कम एक्सपेंडिचर करने लगे। तो उसके कारण मिलिट्री जो स्ट्रक्चर था वो पूरा रूइन हो गया, क्योंकि जो मुगल मिलिट्री था वो अल्टीमेटली बेस्ड था मनसबदारी सिस्टम पे। मनसबदार थे वो ट्रूप्स और हॉर्सेस मेंटेन करते थे और वही लड़ने जाते थे एम्परर के बिहाफ पे। एम्परर का अपना भी छोटा सा आर्मी था, छोटा क्या बड़ा सा ही आर्मी था, लेकिन ये जो मनसबदार जो थे वो दे फॉर्म द बल्क ऑफ द आर्मी। अब क्योंकि वो ट्रूप्स और जो हॉर्सेज हैं, जो भी उसका पैराफर्नेलिया है, उसके मेंटेनेंस पे कुछ पैसा खर्चा हो नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली जो मिलिट्री है वो वीकेंड हो जाएगा। एज द मिलिट्री डिपेंडेड अपॉन द मनसबदार्स मेंटेनिंग सर्टेन नंबर ऑफ ट्रूप्स एंड हॉर्सेस, तो ये जब मेंटेनेंस हो ही नहीं रहा है तो जो आर्मी है वो डिक्लाइन हो गया, और ये जो पूरा सिस्टम हुआ इसको बोला गया जागीरदारी क्राइसिस। अब इसका क्या है कि जब आपका आर्मी ही कमजोर हो गया है, जो आपका मेन जो इंस्ट्रूमेंट है एक्सपेंशन का, प्रोटेक्शन का, वही जब खराब हो गया है, तो आपका जो एम्पायर है वो कैसे बचेगा, तो वो क्रम्बल हो जाएगा। तो यही हुआ मुगल एम्पायर के साथ अकॉर्डिंग टू सतीश चंद्रा। इसको एक बार रिकैप करते हैं कि जो मुगल एम्पायर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक खलीसा लैंड, एक जागीर लैंड, एक वतन लैंड। जो वतन लैंड है वो ऑटोनोमस राजा है, वो ट्रिब्यूट देता है बादशाह को, ऑटोनोमसली रूल करता है, वो मनसबदार भी है, वो ट्रूप्स भी मेंटेन करता है, और जो उसका अपना लैंड रेवेन्यू आता है एरिया से वो अपने रखता है। तीसरा हो गया ये जागीर हो गया, जागीरदारी लैंड। ये जो मनसबदार को जागीर मिलता था उनको दो पर्पस था जागीर का। पहला कि आप ट्रूप्स और हॉर्सेस को मेंटेन करोगे, पूरा आर्मी एक मेंटेन करोगे छोटा सा, और जो बाकी पैसा रहेगा या जो डिवाइडेड जो भी रेशियो में उनको कहा जाता होगा, वो रेशियो में तुम अपना इनकम बचा लोगे। अब धीरे धीरे होने लगा कि मनसबदार का नंबर और उनका जो रैंक है वो बढ़ने लगा, और जो जागीर है वो घटने लगा या लिमिटेड रह गया। तो इसके कारण जो मनसबदार थे वो अपने इनकम पे ज़्यादा फोकस करने लगे, वो पैसा बचाने लगे, वो अपने पास अपने जेब में ज़्यादा पैसा रखने लगे, ट्रूप्स और हॉर्सेस पे और वो जो भी उनका सिस्टम था उसको मेंटेन करने में पैसा कम लगाने लगे। तो उसके कारण डिक्लाइन होने लगा मिलिट्री का, और लॉन्ग टर्म में एम्पायर को हैम्पर किया। अब इसमें एक आर्ग्यूमेंट क्या दिया जाता है कि जब गोलकोंडा और बीजापुर को एनेक्स किया औरंगजेब ने, तब बहुत बड़ा एरिया मुगल एम्पायर में शामिल हुआ। तो औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब क्या कर सकता था कि वो उन लैंड्स को जागीर बना देता, जागीरदारी लैंड बना देता, और जो मनसबदार जो खाली पड़े हुए थे उनको दे देता। औरंगजेब ने क्या किया कि उन लैंड्स को खलीसा लैंड बना दिया, और जो वहाँ के नोबिलिटी थे, जो गोलकोंडा और बीजापुर में नोबल्स थे, उनको और मनसबदार बना दिया। तो मनसबदार फिर बढ़ गए और जागीरदारी लैंड उतना ही रह गया, तो वो फिर क्राइसिस और बढ़ ही गया। तीसरा फैक्टर है क्राइसिस ऑफ पर्सनैलिटी। अब देखिए, द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब वर वीक एंड इनकॉम्पिटेंट। ये जब तक जो बाबर से लेके जो औरंगजेब है उनको बोला जाता है ग्रेट मुगल्स, क्योंकि वो अब उनका रिलीजियस पॉलिटिकल जो भी उनका था, लेकिन वो एक मतलब स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे। वो अपना जो उनको रूल मिला, जो एम्पायर उन्होंने इनहेरिट किया, या तो उसको सेम रखा जैसे जहांगीर ने, या एक्सपैंड किया जैसे अकबर ने और औरंगजेब ने। लेकिन जब औरंगजेब का डेथ होता है, उसके बाद जो इनके सक्सेसर्स आते हैं वो एकदम निकम्मे हैं, उनको कुछ आता ही नहीं है उनको। दे वर नॉट केपेबल इनफ टू स्टॉप द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर दैट हैड ऑलरेडी बिगन। अब वो कमजोर, इतने हद तक कमजोर थे दैट दे बिकेम अ पॉन इन द हैंड्स ऑफ पावर हंग्री नोबल्स। अब राजा अगर कमजोर पड़ेगा तो उसके इधर उधर जो नोबिलिटी रहेगा वो थ्रोन के पीछे भागेगा। वो ये नहीं कि वो राजा बन जाए, क्योंकि उसको पता है उस समय पहले क्या होता था कि ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट होता था। अगर कोई मुगल कोई ब्लड में चल रहा है तो कोई नोबेल नहीं बैठ सकता है उस पर, उसको वो मुगल ब्लड वाले को ही बैठना पड़ेगा। तो ये नोबेल्स क्या करते थे कि अपने पपेट को उसको
मतलब उसको पेट करते रहते थे और धीरे धीरे उसको फिर कंस्पिरेसी करके उसको बना देते थे एम्परर। अभी आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे जहांगीर शाह है, ये जुल्फिकर खान के मदद से एम्परर बनता है। तो जब इसके मदद से बना है तो ऑब्वियसली इसके अंडर रहेगा। फिर जहांगीर शाह को मार दिया फर्रुखसियार ने, और फर्रुखसियार ने ये किया सईद ब्रदर्स के मदद से। बाद में जो ये सईद ब्रदर्स हैं उसने फर्रुखसियार को ही मार दिया 1719 में, और मोहम्मद शाह को थ्रोन पे बैठा दिया। फिर बाद में जो सईद ब्रदर्स थे उसको निजामुल मुल्क असफ जाह ने मारा। तो ये कौन है? ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इसको हम लोग आगे देखेंगे हैदराबाद के कंटेक्स्ट में। तो ये देखिए आप हो क्या रहा है कि एक राजा है जहांगीर शाह, ये मतलब ही इज सपोज टू बी एन एम्परर, बट वो मदद दे रहा है जुल्फिकार खान से, क्योंकि सक्सेसर्स उस समय ढेर सारे, मतलब जो कंटेंडर्स थे वो ढेर सारे थे। फिर इसको मार दिया फर्रुखसियार ने। फर्रुखसियार को फिर सईद ब्रदर, मतलब एक एम्परर को, एक मुगल एम्परर को एक नोबेल्स नोबेल्स मार रहा है। तो वो दिखा रहा है कि कितना डेकेडेंट हो गया है सिस्टम। तो ये जो इनकॉम्पिटेंट इसके सक्सेसर थे वो फिर कॉज बने इसके डिक्लाइन के। और ये तो केवल 1719 तक है। इसके बाद जो ये मोहम्मद शाह, उसके बाद फिर आते आते जो 1857 तक बहादुर शाह जफर तक एक भी कोई कॉम्पिटेंट वो नहीं बना मुगल एम्परर। फिर एक इम्पॉर्टेंट जो कारण बना वो था सक्सेसर स्टेट्स का। अब ये जो स्टेट्स थे ये मुगल एम्पायर, जो मुगल गवर्नर थे और नोबेल्स थे, उन लोगों ने बनाया। इन्होंने क्या किया कि जो मुगल एम्पायर है उसको चिप अवे करना स्टार्ट किया। दे बिगैन टू रूल दीज एरियाज ऑटोनोमसली एंड स्लोली थ्रू ऑफ द कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर। ये कैसे किया इन्होंने कि जैसे बंगाल के कंटेक्स्ट में जो मुर्शिद कुली खान थे उसको पहले डेप्यूटी गवर्नर बनाया। फिर डेप्यूटी गवर्नर बनाने के बाद उसको गवर्नर बना दिया गया। फिर उसको दीवान भी घोषित कर दिया गया। अब जब उसको इतना पावर मिल गया तो उसने क्या किया कि वो धीरे धीरे ऑटोनोमसली रूल करने लगा। वो खुद मनसबदारी देने लगा, वो खुद जागीर देने लगा, वो टैक्स अपना लिवाई करने लगा। वो जो एम्परर को जो गवर्नर और दीवान, जो गवर्नर एज इन वो तो वो जो बादशाह है उसका एक तरह से सर्वेंट है, उसको वहां से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके राजा को भेजना है एम्परर को, वो बंद कर दिया। तो ये धीरे 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 ये जो सक्सेसर स्टेट्स है उस उन्होंने तोड़ दिया मुगल एम्पायर को। इसमें 3 सक्सेसर स्टेट्स आए। एक था बंगाल मुर्शिद कुली खान के अंडर, अवध सादत अली खान के अंडर, और हैदराबाद निजामुल मुल्क के अंडर। तो अगर आप यहाँ मैप में देखिएगा तो यहाँ पे हो गया बंगाल, इसको ये इंडिपेंडेंट हो गया। यहाँ पे हो गया अवध, ये इंडिपेंडेंट हो गया। यहाँ पे हो गया हैदराबाद, ये इंडिपेंडेंट हो गया। तो आप देखिए एक बहुत बड़ा पोर्शन जो मुगल एम्पायर का है वो, ये लोग ऐसा नहीं है कि मुगल एम्पायर से लड़ रहे हैं, ये मुगल एम्पायर के ऑलरेडी पार्ट हैं। और ये उनको ये एरिया में मुगल अथॉरिटी कम हो गया है, क्योंकि अभी हम लोग देखें कि मुगल जो एम्परर है वो बहुत वीक हो गए। तो इन्होंने धीरे 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 अपना इस एरिया में, जैसे मुर्शिद कुली खान ने क्या किया कि बंगाल के एरिया में अपना पूरा अथॉरिटी कायम कर लिया, सादत अली खान ने वही काम यहाँ पे किया अवध में, और निजामुल मुल्क ने सेम काम हैदराबाद में किया। उसके बाद फिर पहले क्या होता था कि गवर्नर जो है वो राजा, वो एम्परर अपॉइंट कर रहा है और वो ट्रांसफर कर सकता था कि ठीक है अभी बंगाल में गवर्नर है, बाद में उसको राजपूताना में कहीं भेज दिया, फिर गुजरात में कहीं भेज दिया। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, और वो हेरिडिटरी नहीं होता था। अब इन्होंने क्या किया कि अपने आप को हेरिडिटरी घोषित कर दिया कि जो मुर्शिद कुली खान है उसका फिर सक्सेसर बनेगा, फिर उसका सक्सेसर बनेगा, फिर उसका सक्सेसर बनेगा। असफ जाह का, निजामुल मुल्क का फिर जो मरेगा उसका सक्सेसर, उसका सक्सेसर। उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है तो उसके अपने सक्सेसर्स के बीच में हो रहा है, हेरिडिटरी वो लाइन चला जा रहा है। तो इस तरह से ये जो सक्सेसर स्टेट्स हैं, यहाँ पे बंगाल और निज़ाम का ये ग्रीन कलर में है, और अवध का ये OUDH और AWADH सेम चीज़ है, अवध और बंगाल और हैदराबाद निज़ाम्स डोमिनियन। तो ये इन लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया, मतलब मुगल एम्पायर को खा गए वो बिना उससे लड़े हुए। जो उनसे लड़ा वो था रेबल स्टेट्स।
These states opposed the Mughal authority and spread at the cost of Mughal empire. देखिए, ये मुगल एम्पायर को खा नहीं रहे हैं, वो मुगल एम्पायर के ही पार्ट है, लेकिन जो मराठास हैं वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और पूरा ऐसे फैल जाते हैं, तो ये मुगल एम्पायर को खा रहे हैं। जो सिख एम्पायर है उस मैप में पता चलेगा, जो सिख है यहाँ पे, अगर वो सिख है, ये झेलम, रावी, बियास, सतलज तक उनका था, ऐसे उसके साउथ में भी आ गए थे। तो ये मुगल एम्पायर, यहाँ पे तो मुगल एम्पायर का पार्ट है ना 1707 में, लेकिन धीरे धीरे जब औरंगजेब मरता है और उसका जो सक्सेसर्स, वीक सक्सेसर्स हैं, उसको हराते हराते ये लोग साउथ में ऐसे आते जाते हैं और इसको कैप्चर करते जाते हैं। तो ये लोग यहाँ से, जब शिवाजी का डेथ हुआ तो ऐसा कुछ वो था मराठा एम्पायर। बाद में जब बालाजी बाजीराव ये लोग आए तो इन्होंने ऐसे ऐसे पूरा एक्सपेंड कर दिया इसको, यहाँ तक एक्सपेंड कर दिया। तो धीरे धीरे वो लोगों ने मुगल एम्पायर को वो लोग कट करते गए। जब सक्सेसर स्टेट्स जो हैं वो इमर्ज आउट ऑफ द मुगल एम्पायर, द रेबल स्टेट्स वो लोग मुगल एम्पायर के कॉस्ट पे बढ़े, उनको उसको काट दिया, उसको छोटा कर दिया। फिर एक जो अगला प्रॉब्लम है, जो कॉज है, वो है एग्रेरियन क्राइसिस। ये इरफान हबीब ने दिया है। इनका क्या आर्गुमेंट है कि जो जैसे अकबर ने अपना वो लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट लाया था, और वो जिसको 10 साल सिस्टम बोलते हैं, अब वो चल रहा है 100 साल हो गया, 200 साल हो गया। तो वो सिस्टम इस तरह से बना हुआ था कि एक टाइम तक आप लैंड रिवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो, फिर वही सिस्टम चला जा रहा है, आप प्रोडक्टिविटी, कोई टेक्नोलॉजिकल कुछ नहीं है, वही लैंड रिवेन्यू असेसमेंट है, सिस्टम है, वही एग्रीकल्चर का वही जो टेक्नोलॉजी है वो सेम है, कोई प्रोडक्टिविटी में जो सुधार नहीं है, लैंड रिवेन्यू और बढ़ते ही जा रहा है। उसमें अबवाब बोलते हैं, मिस वो इलीगल सेस, जैसे ज़मींदार क्या बोलेगा कि चलो तुम्हारा कैटल रखने दिए तुमको, तो उसका मेरे को, तुम कैटल रखते हो तो उसका सेस दे दो, कुछ भी रैंडम चीज़ों पे वो अबवाब ले लेते थे। तो इस तरह से जो पेजेंट्री था उस पर जो प्रेशर है वो बढ़ते गया। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी स्टैग्नेटेड, व्हाई? बिकॉज देयर वाज नो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। वो कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं उसको, कोई बेटर सीड्स नहीं है, कोई ऐसा ड्रॉट आ रहा है तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो प्रोडक्टिविटी स्टैग्नेट हो रहा है, कोई इनोवेशन नहीं है एग्रीकल्चर में, और टैक्स का हेवी बर्डन है। उसके अलावा जो पीपल है वो एकदम सब्सिस्टेंस के लेवल पे जी रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं। वो ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा उपजा रहे हैं जो थोड़ा सा लैंड रेवेन्यू में दे दिया और उसके बाद फिर अपना मस्ती में जी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग का जो सिस्टम था एग्रीकल्चर का वो पूरा ख़त्म हो चुका था, ऐसा कह रहे हैं इरफान हबीब 1707 आते आते, या उसके पहले भी। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी घट गया। और एक और फैक्टर है कि जब लोगों को लगता है कि मेरा जो इनकम है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो टैक्स में चला जाएगा, जो बर्डन ऑफ टैक्स है, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं ना कि अगर उनको इंसेंटिव खत्म हो जाता है काम करने के लिए। जैसे अगर उसको लगेगा कि ठीक है, अभी अगर हम 100 रुपए का वो अनाज उपजाएंगे तो उसमें 10 रुपए या 20 रुपए सरकार लेके जाएगी, तो ठीक है हम और काम करेंगे, ज़्यादा कमाएंगे और सरकार को फिर 10% दे देंगे। लेकिन अब सरकार बोलेगी तेरा 50% हम रखेंगे, तो बोले भाई तू 50% ले लेगा तो ठीक है, हम 100 रुपए का अभी उपजाए हैं तो सेम हम वही, हमको नहीं बढ़ाना है मेरे को, क्योंकि मेरे को पता है आधा तो सारा मेहनत हम करें, आधा सरकार ले जाए। तो इसलिए ये आजकल इकोनॉमी में भी होता है, जो ढेर सारे इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि एक लेवल के बाद जो टैक्सेशन है वो निगेटिवली इम्पैक्ट करता है प्रोडक्टिविटी को। उसके बाद एक कारण है इन्वेजन। देखिए 2 इन्वेजन मेन है, एक नादिर शाह का, एक अहमद शाह अब्दाली का। जो नादिर शाह का इन्वेजन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1707 में औरंगजेब मरता है और ये देखिए 32 ईयर्स हुआ है। तो उस समय तक मुगल एम्पायर फिर भी चलो ठीक है, मराठास उतना एक्सपैंड नहीं किए थे। जो बंगाल है या अवध है या हैदराबाद तो 1724 में स्टैब्लिश ही हुआ था, तो उस समय तक वो लोग उतना इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे।
तो ये ज़्यादा हार्म किया मुगल एम्पायर को, एकदम डेथ ब्लो दे दिया। ये जो दिल्ली है उसमें मैस्कर चला दिनों, मतलब बहुत दिनों तक, और पूरा लूट लूट लिया इसने, नादिर शाह ने। उसके बाद 1761 में अहमद शाह अब्दाली का होता है। ये मेनली जो ये इसको बोलते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये मेनली रिलेटेड है मराठास से। क्यों? क्योंकि उस समय जो मुगल एम्पायर था वो मराठास का, मतलब जो मुगल एम्पायर है, एम्परर है, वो मराठास के सेफ्टी में बैठा हुआ है। तो और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मराठास उस समय थे, उस समय जो मराठास थे वो एक्सपैंड कर गए हैं यहाँ तक। यहाँ से ऐसा, ये इनका मेन एरिया है। उसके बाद वो एक्सपैंड करते 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 ये सब गुजरात गुजरात सब जीत करके वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। कुछ ऐसा और इधर जो अब्दाली है उसका जो रूल है वो यहाँ तक है, और यहाँ बीच में कहीं पे मुगल एम्परर है। तो अब इन दोनों का बॉर्डर टकरा रहा है, मराठास का और अब्दालीज का। तो ये मेन कॉन्फ्लिक्ट था इन दोनों का। लेकिन ये दिखा रहा है कि भाई देखो, बाहर से जब कोई लड़ने आ रहा है तो वो मुगल उससे नहीं लड़ रहा है, जो एक्चुअली उसका एम्परर है उतने बड़े एम्पायर का, बट मराठास लड़ रहे हैं। तो वो शो कर रहा है कि ऑलरेडी जो मुगल एम्पायर है वो डिक्लाइन कर चुका है। तो जहाँ जो नादिर शाह का इन्वेजन है वो ये दिखा रहा है कि नादिर शाह का जो इन्वेजन है वो एक्चुअल में ब्लो दे रहा है मुगल एम्पायर को। जो और इसका जो उस समय जो एम्परर था वो तो जो नादिर शाह है उससे बेग किया कि भाई मेरे को जिंदा छोड़ दो। अहमद शाह अब्दाली का अटैक ये दिखा रहा है कि मुगल एम्पायर असल में अब जा चुका है, कुछ नहीं होने वाला। ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कारण बना था डिक्लाइन ऑफ मराठास का। ये हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। तो ये कुछ कॉजेज हैं। पहला है रोल ऑफ औरंगजेब, उसका डेक्कन में लड़ाई और ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी। उसके बाद जागीरदारी क्राइसिस। बेसिकली जो आइडिया है वो ये कि मनसबदार बहुत ज़्यादा हो गए, जागीर लैंड्स कम थे, और उसके कारण जो पैसा ट्रूप्स और हॉर्सेस और पूरा सिस्टम पे खर्च होना चाहिए था वो खुद वो पॉकेट करने लगे। फिर उसके बाद तीसरा है क्राइसिस ऑफ पर्सनैलिटी। जो वीक सक्सेसर्स हैं वो लोग उस लायक ही नहीं थे कि जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको रोक सके। फिर उसके बाद सक्सेसर स्टेट्स आ गए, जो बंगाल, अवध और हैदराबाद, जिन्होंने ऑलरेडी जो वीक था उसको और वीक कर दिया और उसको और छोटा कर दिया मुगल एम्पायर को। फिर रेबल स्टेट्स हैं। रेबल स्टेट्स वो मुगल एम्पायर को से लड़ते लड़ते अपने आप को एक्सपैंड किए, मराठास और सिख्स। उसके बाद एग्रेरियन क्राइसिस होता है कि प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रहा है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। फिर इन्वेजन्स होते हैं, एक 1739 में, एक 1761 में। ये मेनली जो कॉजेज हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के लिए। अभी हमारा दूसरा टॉपिक जो है आज का वो है इंडिया इन 18th सेंचुरी। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सक्सेसर स्टेट्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे रेबल स्टेट्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि 18th सेंचुरी इंडिया कैसा था। तो सक्सेसर स्टेट्स के कुछ कॉमन फीचर्स हैं। सबसे पहले कि वो लोग मुगल एम्पायर से इमर्ज आउट ऑफ मुगल एम्पायर, कि ये सब मुगल एम्पायर के ही पार्ट थे। उसके बाद वो लोग नॉमिनल अथॉरिटी मान रहे थे मुगल्स का इनिशियली, लेकिन बाद में कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो गए। देन दे को ऑप्टेड, जो भी, चाहे वो निज़ामुल मुल्क हो, चाहे सादत अली खान हो, चाहे मुर्शिद कुली खान हो, उन लोगों ने को ऑप्ट किया। को ऑप्ट मतलब एक तरह से अपने साइड में कर लिया। किनको? जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स थे, जैसे जमींदार्स को, पॉलीगर्स, साउथ इंडिया में पॉलीगर्स होते थे, जो बड़े बड़े बैंकर्स थे, उसके बाद जो मर्चेंट्स थे उनको भी अपने साथ कर लिया। और इनका एक बड़ा फीचर है कि ये लोग सेक्युलर थे, इन्होंने हिंदूज और मुस्लिम्स में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। तो पहला सक्सेसर स्टेट था बंगाल। ये मुर्शिद कुली खान ने इसका मतलब एक तरह से इंडिपेंडेंस स्टैब्लिश किया। ये मुर्शिद कुली खान लास्ट गवर्नर टू बी अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर। इनको 1700 में दीवान बनाया, उसके बाद डेप्यूटी गवर्नर बनाया, फिर गवर्नर बना दिया फारूक सियार ने। अब देखिए इसमें क्या सिस्टम है
कि मुगल्स का जो प्रोविंस होता था जिसको सूबा बोलते थे, उसमें एक दीवान होता था और एक सूबेदार होता था। जो सूबेदार होता था वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता था। जो दीवान होता था वो फाइनेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। और ये दोनों एक दूसरे पे चेक रखते थे। मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि एक जो ऊपर में हेड है एम्परर, उसके नीचे दो सब एम्परर टाइप का कोई काम कर रहा है, और जो दोनों एक दूसरे पे चेक रख रहे हैं कि अगर जो गवर्नर है वो अगर रिवोल्ट का सोचे, जो सूबेदार है, तो दीवान उसको चेक कर सके। अगर दीवान वैसा सोचे तो गवर्नर। तो अनलेस कि दोनों एक मतलब साथ में कोलैबोरेट करें तब तक मुगल एम्पायर को खतरा ना हो उस प्रोविंस में। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो गवर्नर भी बन गया और दीवान पहले से था। तो ये जो दीवान प्लस नवाब वो जो बन गया या सूबेदार, तो लॉस ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो गया, क्योंकि वो जो सूबेदार होगा या नवाब होगा वो ध्यान देगा कि भाई जो दीवान है वो काम कर रहा है अपना ढंग से। जो दीवान होगा वो तो उसके लिए दिमाग में रखेगा, ध्यान रखेगा। लेकिन यहाँ तो दोनों सेम ही बंदा है, तो वो बोले कि हम काम करें या ना करें, भाई कौन देखने वाला है। उसके बाद उसने मुर्शिदाबाद को अपना कैपिटल बनाया। लेकिन जस्ट बिकॉज की अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसका रूल खराब था। बंगाल थ्राइव्ड अंडर हिम, रिस्ट्रक्चर्ड। उसने जो रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मुगल्स में जो डिक्लाइन हो रहा था एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का और ये सब, तो रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को उसने रिस्ट्रक्चर किया। फिर एग्रीकल्चर पे फोकस करके उसने इरिगेशन पे फोकस किया, इरिगेशन प्रोवाइड किया, और जो जितने भी टैक्सेस थे उनको स्ट्रीमलाइन किया। तो उसके कारण ट्रेड गॉट अ बूस्ट। तो बेसिकली इसके अंडर में मतलब ये एफिशिएंट रूलर है। ये एक इनका जो एक कॉमन जो फीचर है यहाँ पे कि इनका जो तीनों इनिशियल जो लीडर्स है, मुर्शिद कुली खान और सादत अली खान और निज़ाम उल मुल्क असफजा, तीनों बहुत एफिशिएंट रूलर हैं। तो इसने रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पे काम किया, एग्रीकल्चर पे काम किया और टैक्सेस पे काम किया। उसके बाद क्या होता है कि ये जब इनका जब डेथ होता है इसका, तब सरफराज खान बनते हैं नवाब। इसको अलीवर्दी खान जगत सेठ के मदद से इसको गद्दी से हटा देते हैं। अब ये जगत सेठ का नाम याद रखिएगा, ये बैटल ऑफ प्लासी के समय आएगा। तो अलीवर्दी खान फिर बन जाते हैं। अलीवर्दी खान 1756 में उनका डेथ होता है, तो सिराजुद्दौला बन जाते हैं। फिर सिराजुद्दौला 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में पार्ट लेते हैं। फिर उनको वहां पे बीएड कर दिया जाता है, मतलब गला काट दिया जाता है। तो बंगाल का ये हिस्ट्री है कि मुर्शिद कुली खान इनको पहले दीवान बनाया, उसके बाद इनको डिप्टी गवर्नर बनाया, फिर गवर्नर बनाया। जब गवर्नर बना दिया तो जो अकाउंटेबिलिटी है वो खत्म हो गया। अब इसका एक क्या है कि उन्होंने ट्रिब्यूट, जैसे जो सूबा है उससे टैक्स जाना है उसको राजा को, लेकिन इसने क्या किया कि भाई अब हम तो नहीं भेज रहे, अब हम ही जो है वो हम हैं, और हम तुमको ट्रिब्यूट नहीं भेजेंगे। जो एम्परर है, तो एम्परर कुछ नहीं कर सकता था वहां पे, वो बहुत वीक हो चुका था मुगल एम्परर। तो ये और सेम चीज हुआ बाकी दो सक्सेसर स्टेट्स में। फिर हैदराबाद, ये इसको इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश किया निजामुल मुल्क ने 1724 में। अब निजामुल मुल्क जो थे ये वजीर थे मुगल एम्पायर का 1722 से 24 में। निजाम उल मुल्क एक बहुत बड़ा वो लीडर था मुगल्स, मतलब नोबिलिटी में। इसको क्या हुआ कि वजीर बनाया, फिर इसने ट्राई किया कि भाई जो भी खराब हो रहा है मुगल एम्पायर, जो डिक्लाइन हो रहा है, उसको थोड़ा बहुत रोका जाए। लेकिन इसने देखा कि वहां पे कोर्ट पॉलिटिक्स इतना ज्यादा है कि वो उससे परेशान होकर के ये दिल्ली छोड़ के आ गया हैदराबाद। वहां हैदराबाद में जो गवर्नर था, जो नवाब था या जो सूबेदार था, उसका नाम था मुबारिज खान। उसको मार दिया और खुद नवाब बन गया निजामुल मुल्क। अब 1748 में उसका जो डेथ होता है, तो उसके कारण सेकेंड कर्नाटिक वॉर होता है। ये हम लोग देखेंगे बाद में जब इंडिया का कनकेस्ट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। तो बेसिकली निजाम उल मुल्क हैदराबाद को स्टैब्लिश करता है। ही नेवर ओपनली डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस। अब वो करे या ना करे, मतलब ओपनली डिक्लेयर करना मतलब क्या हुआ कि एक फ्राइडे प्रेयर होता है,
उसमें खुतबा पढ़ा जाता है। उसमें जो बादशाह होता है उसका नाम लिया जाता है। तो उसमें बोलेगा कि ठीक है मुगल एम्परर का नाम लो। उसके बाद जो सिक्का होता है वो किसके नाम से निकलेगा, जैसे अभी जो नोट निकलता है वो आरबीआई के नाम से निकलता है। तो उस समय जो नोट होगा या जो भी सिक्का होगा, दिनार होगा, दिरहम होगा, वो किसके नाम से निकलेगा, तो मुगल बादशाह के नाम से निकलेगा। तो इसने जब स्टैब्लिश किया हैदराबाद तो इसने बोला कि हाँ ठीक है, जो खुतबा और जो ये सिक्का जो मिंट हो रहा है ये उन्हीं के नाम पे रहने दो, मेरे को नहीं चाहिए, अपने नाम का नहीं करना है। फिर जो जागीरदारी सिस्टम था जो मुगल एम्पायर में खराब हो रहा था, तो एक कारण बना था मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का। उसी के बेसिस पे इसने अपना एडमिनिस्ट्रेशन को स्टैब्लिश किया। फिर रिलीजियसली ये बहुत टॉलरेंट था और इसका जो पूरनचंद नाम से इसका दीवान था। फिर ही केप्ट मराठाज आउट ऑफ हिज डोमिनियंस। अभी आगे जब हम लोग कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि मराठाज मैसूर और हैदराबाद कैसे एक दूसरे से लड़ रहे हैं और कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हैं, कभी उसके खिलाफ हैं। वो हम लोग देखेंगे आगे, मतलब कल या परसों जैसे जैसा जब का क्लास होगा। तो ये ही केप्ट द मराठाज आउट ऑफ हिज डोमिनियंस। इसी में एक कर्नाटिक है। अब कर्नाटिक क्या है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद, हाउएवर द नवाब हैड फ्रीड हिमसेल्फ, नवाब वहां का कर्नाटिक का हैड फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द निजाम। अब जैसे निजाम ऑफ हैदराबाद मुगल एम्पायर के अंडर है, वैसे ही नवाब ऑफ कर्नाटिक निजाम के अंडर है। तो जैसे नवाब अपने आप को आज़ाद घोषित कर रहा है, वैसे ही जो नवाब है वो अपने आप को निजाम से आज़ाद घोषित कर रहा है। अब ये जो कर्नाटिक है वो सेकंड कर्नाटिक वॉर में इसका भी नाम आएगा। ये हम इसलिए दे रहे हैं कि जब आप लोग ये जो भी नोट्स है ये अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को थोड़ा दिमाग में रहे कि हाँ वहाँ से कनेक्शन बैठता है। अब देखिए ये यहाँ पे ये बंगाल है, ये यहाँ पे ये अवध है और यहाँ पर ये हैदराबाद है। इसी में ये जो है ये कर्नाटिक है। तो इसी का नवाब है, इसने अपने आप को थोड़ा आज़ाद घोषित कर दिया है और यहाँ पे निज़ाम है। उसके बाद आता है अवध। अवध में सादत अली खान है, इसको 1722 में गवर्नर बनाया गया। उसके बाद जो इसका सन इन लॉ था उसका नाम था सफदरजंग, और दिल्ली में जो हॉस्पिटल है एक वो इसी के नाम पे है, उसको बनाया डिप्टी गवर्नर। फिर अपॉइंटेड अ पपेटस दीवान। ये किसने अपॉइंट किया, ये सादत अली खान ने अपॉइंट किया खुद ने। अब देखिए दीवान अपॉइंट करने का पावर है एम्परर को, लेकिन अपॉइंट कौन कर रहा है, सादत अली खान। तो ये भी दिखाता है कितना वीक हो चुका था मुगल एम्पायर। अब वहां पे जब इसको भेजा गया था सादत अली खान को अवध में, उसका एक मेन कारण था कि वहां पे बहुत सारा रेबिलियन हो रहा था पेजेंट्स का। तो उसको उसने फोर्स किया कि पेजेंट्स बोल रहे थे कि दे वर रिलक्टेंट टू पे द लैंड रेवेन्यू, तो सादत अली खान फोर्स देम टू पे द लैंड रेवेन्यू। लेकिन जो जमींदार को उसने हराया इस ये लैंड रेवेन्यू पे करने में, तो उसने क्या किया, या तो यूजुअली क्या होता था कि भाई तुम स्टेट के खिलाफ जो कर रहे हो, रिवोल्ट कर रहे हो, तो तुमको या तो मार दिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन सादत अली खान ने थोड़ा टैक्टफुली काम किया और उसने जो डिफीटेड जमींदार थे उनको रीइंस्टेट कर दिया, मतलब उनको उनका जो भी जमींदारी है वो वापस दे दिया। तो उससे क्या हुआ कि वो लोग सादत अली खान को सपोर्ट करने लगे। अब इसने सादत अली खान ने नया रेवेन्यू सेटलमेंट किया 1723 में कि जो एग्रीकल्चर है एक तो वो ठीक हो और उससे जो लैंड रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका असेसमेंट हो सके ढंग से और मेरे को आ सके, ताकि मेरा इनकम हो और मेरा स्टेट चल सके। फिर 1739 में सफदरजंग उसको सक्सीड करता है, वो 1754 में मरता है। तो आप देखिए यहाँ पे 32 ईयर्स, 1722 में सादत अली खान बनता है और 1754 में सफदरजंग मरता है। ये एक बहुत ये लंबा पीरियड है। इसके कारण एक लखनऊ कल्चर बनता है। लखनऊ कल्चर क्या, अवधी कल्चर, जो अवध का जो कल्चर है। फिर सफदरजंग के बाद शुजा उद्दौला बनता है। शुजा उद्दौला फाइट्स इन द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर भी हम लोग आगे देखेंगे।
और ये आप फोटो देखिए, ये रूमी दरवाज़ा है। अगर आर्ट एंड कल्चर आप लोग पढ़ चुके हैं तो ये जो आर्क है इसका अलग तरह का है। आर्क यूजुअली ऐसा होता है, प्लेन होता है, लेकिन यहाँ पे जो आर्क है वो थोड़ा डिज़ाइनदार बना हुआ है। पता नहीं इसको, ऐसा कुछ आर्क होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए कैसा बनाया हुआ है। तो ठीक है, ये ऐसे ही डाला हुआ है टाइम, मतलब ठीक है। तो ये था बंगाल, हैदराबाद और अवध। तीनों में आपको सेम ही चीज़ लगा होगा कि तीनों ने अपना ऑटोनोमस वो किया। उसके बाद फिर कुछ रिफॉर्म्स लाए, जो इम्पोर्टेंट जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स थे सोसाइटी के उसको अपने साथ लिया, और फिर अपने सक्सेसर्स को खुद जो उनका हेरिडिटरी रूल वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया। अब आता है जो रेबेल स्टेट्स हैं, पहला है उसमें मराठास। शिवाजी जो थे उसने 1674 में वो बनते हैं छत्रपति। उसके बाद उनका 6 साल बाद डेथ होती है। देखिए, छत्रपति 1674 में बने, ये बात सही है, लेकिन उसके पहले से वो बहुत पावरफुल थे। उनका बस कोरोनेशन हुआ है 1674 में, तो उनका डेथ हो जाता है 1680 में। उसके बाद आते हैं संभाजी, जिसपे अभी एक मूवी भी बना है। संभाजी को औरंगजेब मार देता है 1689 में। अब इसका कोई वैसा नहीं है, कॉज नहीं है। संभाजी ठीक है, ही वॉज नॉट एज बिग अ थ्रेट एज शिवाजी, लेकिन उसने फिर भी संभाजी को कैप्चर किया और 1689 में उनको ब्रूटली उनको बहुत टॉर्चर करके उनको मार दिया। उसके बाद उसमें आते हैं राजा राम। राजा राम कौन है? तो इसके भाई हैं संभाजी के, वो शिवाजी के दूसरे बेटे हैं। मतलब यहाँ पे शिवाजी हैं और फिर यहाँ पे संभाजी हैं और उनके साथ राजा राम है। तो अब राजा राम बनते हैं। राजा राम 1700 में उनका डेथ हो जाता है। उसके बाद उनका एक बेटा है शिवाजी द सेकंड, वो बनता है, लेकिन वो बच्चा रहता है। तो उसमें ताराबाई रेजेंट का काम करते हैं। रीजेंट होता है वो जो जब जो रूलर होता है वो अगर माइनर होता है तो वो रीजेंट उनका देखभाल करती है, जो राजपाट होता है वो चलाती है। तो अभी शिवाजी 2 था, फिर वो ताराबाई रीजेंट थे। अब से जो संभाजी का जो बेटा था शाहू, वो औरंगजेब के जेल में कैद था। तो वो 1707 में जब औरंगजेब का डेथ होता है तो शाहू को रिलीज कर दिया जाता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे इधर फिर शिवाजी द सेकंड है और यहाँ पर शाहू है। अब दोनों शिवाजी के वंशज हैं और संभाजी जो संभाजी है वो बड़े बेटे थे, राजा राम छोटे बेटे थे। और इनका जो बेटा है शिवाजी द सेकंड, ये अब राज कर रहा है और शाहू अब जेल से बाहर आ गया है। तो इसके कारण क्या होता है, देयर वॉज अ ब्रीफ स्ट्रगल बिटवीन शाहू एंड ताराबाई कि भाई असल में गद्दी पे कौन बैठेगा, छत्रपति कौन बनेगा। तो शाहू जीत जाते हैं। क्यों? इसके कारण, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के कारण। इनका जो क्या बोलेंगे, जो डिप्लोमेसी है या जो टैक्टफुलनेस है, उसके कारण ताराबाई और उसका जो भी जो बेटा है शिवाजी द सेकंड, वो उनको एक एरिया दे दिया जाता है कि ठीक है तुम यहाँ पे रूल करो, लेकिन जो मेन छत्रपति होगा वो शाहू होगा। फिर शाहू के अंडर क्या होता है, शाहू मतलब वैसा नहीं है कि कोई शिवाजी के जैसा महान राजा है, वो अपना थोड़ा रिलैक्स टाइप का है। तो उसने क्या किया कि जितना धीरे धीरे जितना काम है वो आउटसोर्स करता गया पेशवा को, और पेशवा का पावर बढ़ता गया, और जो छत्रपति है वो अपना वो चलता रहा जैसा भी चल रहा है। तो जब ये और मजबूत हो गया तो वो हेरिडिटरी भी हो गया। जो हम लोग अभी देखे कि ये पेशवा बालाजी विश्वनाथ है, ये खुद अपने आप में बहुत स्ट्रांग पेशवा थे। इसके बाद असल में पेशवा अष्ट प्रधान होते थे मराठास में। तो अष्ट प्रधान में एक मिनिस्टर था पेशवा। तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बाद उनके बेटे बनते हैं पेशवा बाजीराव 1720 से 1740, और उसके बाद बनते हैं बालाजी बाजीराव, उनके बेटे बाजीराव के बेटे बालाजी बाजीराव। तो इन दोनों के अंदर, बाजीराव और बालाजी बाजीराव के अंदर, मराठास रीच द पीक ऑफ देयर पावर।
लेकिन फिर 1761 होता है और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। उसके कारण जो फिर मराठा वहाँ पे मराठास हार जाते हैं और फिर मराठा पावर जो है वो डिक्लाइन होने लगता है। अब ये जो फोटो है ये मराठा पेशवास का है। देखिए जहाँ जहाँ स्टार लगा हुआ है ना वो पेशवा बने। पहले बालाजी विश्वनाथ है, बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव बने, बाजीराव के बाद बालाजी बाजीराव बने। उसके बाद क्या हुआ कि माधवराव वन बने 1761 से 72। इनका जब डेथ होता है तब बनते हैं ये नारायण राव। ये तीनों, ये विश्वास राव जो है ये पानीपत में इनका डेथ हो गया है, तो अब नारायण राव बनते हैं। नारायण राव जब बनते हैं तो इसको ये जो बंदा है रघुनाथ राव ये मार देता है। अब इसके ये जो मारता है और उसके बाद जो होता है उसमें फिर एंग्लो मराठा वॉर्स में वो आता है वो कंटेक्स्ट में। लेकिन इसको फिर ये मार देता है रघुनाथ राव, नारायण राव को रघुनाथ राव मार देता है और तब बनता है जब रघुनाथ राव को हटाया जाता है तो माधव राव टू बनते हैं और ये सुसाइड कर लेते हैं। इसके बाद बनते हैं बाजीराव टू और ये लास्ट पेशवा होते हैं। इसके बाद पेशवाशिप को एबॉलिश कर दिया जाता है 1818 में। तो ये एक छोटा सा जैसे क्या माइंड मैप या जो भी एक है कि जो पेशवा है उस पर बस स्टार लगा हुआ है। और ये जो बालाजी बाजीराव है उनके अंडर का ये देखिए जुलाई 1759 जस्ट ऑन द ईव ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये इनका एम्पायर है मराठास का। और यहाँ कहीं पे ऐसा कुछ उसका चल रहा है जो अब्दालीज हैं उनका है। तो यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। फिर एक सवाल आता है कि मराठा, जब ये देखिए ये मैप देखिए, अगर एक तरह से देखिएगा तो लगभग ये मुगल एम्पायर के इतने बड़े हो जाते हैं एरिया वाइज। जो कुछ ये बंगाल बाहर है या अवध बाहर है, निज़ाम का टेरिटरी बाहर है या मैसूर बाहर है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो ये लगभग मुगल्स के बराबर में है। तो सवाल ये उठता है कि वाई कुड द मराठास नॉट रिप्लेस द मुगल्स। पहला बात है द बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इसमें क्या होता है कि लगभग 50,000 जो मराठा ये हैं मेन है उनका डेथ होता है। इसमें हुआ क्या असल में कि जो सप्लाई लाइंस था मराठास का, मतलब उनका खाना, उनका मतलब जो भी आर्म्स एम्यूनेशंस, उसका जो सप्लाई लाइन था उसको काट दिया ये अब्दालीज ने। तो उसके कारण क्या हुआ कि मराठा आर्मी जो है वो घिर गया अब्दाली के आर्मी से और उनका बुरी तरह डेथ हुआ। अब उसमें जो मराठा आर्मी थे उसमें जो लीडर थे वो थे सदाशिव राव भाऊ, ये बालाजी बाजीराव के छोटे भाई थे। तो इनका डेथ हो जाता है। बालाजी बाजीराव के बेटे थे विश्वास राव, इनका भी डेथ हो जाता है। और ये जो शौक है ना, ये डिफीट का जो शौक है और ये भाई और बेटे को खोने का जो शौक है, उसमें बालाजी बाजीराव भी वो जो बैटल होता है उसके कुछ दिनों बाद उनका भी डेथ हो जाता है। तो एक पूरा जनरेशन जो है मराठास का वो वाइप आउट हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है कि वो वाई दे कुड नॉट रिप्लेस द मराठास। दूसरा बात है डिसेंट्रलाइजेशन का। जो पेशवा है वो जब तक पेशवा ये जो छत्रपति थे वो पावरफुल रहे, चाहे वो शिवाजी हैं या इवन शाहू तक, तो जो मराठा चीफ्स थे इसमें कौन कौन थे, गायकवाड़ थे, सिंधिया थे, होलकर थे, भोंसले थे। ये लोग जो है ये अपने मतलब एक तरह से लिमिट में थे कि हाँ हमारे ऊपर एक अथॉरिटी है। लेकिन जब शाहू का डेथ हो गया और पेशवा हेड बन गए तब ये लोग बोलने लगे कि नहीं, जो पेशवा था वो ऐसा नहीं है कि हमसे ऊपर है, हम लोग उसके बराबर ही हैं। तो ये मराठा चीफ्स एक तरह से इक्वालिटी पे जी रहे थे और इनका सिस्टम था कि अपने आप को एक्सपैंड करो जिस एरिया में कर सकते हैं और वहाँ का जो भी लैंड रेवेन्यू है वो अपने ले लेंगे। तो ये मराठा चीफ्स एक्टेड एज अ फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। दूसरा था जो लोकल लेवल पे जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उनका नाम था देशमुख और पाटिल। ये लोग बहुत हद तक इंडिपेंडेंट थे। तो जो मराठा एम्पायर है वो डिसेंट्रलाइज था, वो सेंट्रलाइज नहीं हो पाया।
और ढेर सारी चीज़ों में आप पढ़ोगे कि सेंट्रलाइजेशन के कारण वो वीकन हो गया, तो ये भी होता है। ढेर सारा जो एम्पायर होता है वो अगर बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है, जैसे मुगल मौर्यन एम्पायर, अगर आप मौर्यन एम्पायर का हिस्ट्री देखोगे तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण है उनका ओवर सेंट्रलाइजेशन, ये डिक्लाइन होने का उनका एक बहुत बड़ा कारण है सेंट्रलाइज्ड रूल होने का। फिर पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, अब देखिए ये स्वराज है ये साम्राज्य है, इन दोनों में अंतर क्या है? ये वो एरिया है स्वराज का जो शिवाजी ने स्टैब्लिश किया था। उसके बाद फिर ढेर सारे मराठा चीफ्स, अभी हम नाम लिए, उन वो लोग क्या किए कि अलग अलग एरिया में अटैक करना स्टार्ट किए इंडिया के, और वहां पे अपना रूल स्टैब्लिश करने लगे। जैसे सिंधिया जो है वो ग्वालियर में स्टैब्लिश हुए, होलकर इंदौर में स्टैब्लिश हुए, भोसले नागपुर में स्टैब्लिश हुए। तो उनका अपना अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था। तो ये जो स्वराज्य था इसमें तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, लेकिन ये जो साम्राज्य था ये मेनली जो था ये एक्सप्लॉयटेशन, या उसको क्या बोलेंगे, जो रिसोर्स है, इकोनॉमिक रिसोर्स है, उसको बस अप्रोप्रिएट करने के लिए ये एरिया को यूज होता था। तो यहाँ पे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ये लोग नहीं कर पाए। तो ऑल्दो ये मैप बहुत बड़ा लगता है कि भाई जो मराठाज है उनका जो एम्पायर है वो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर इस थोड़े से पार्ट को हटा दीजिए तो ये सब जो पार्ट है ना इसमें एडमिनिस्ट्रेशन उतना स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पे मराठा, जैसे ये राजपूत हैं, अब इनको मराठा बार बार इन पे अटैक करते थे और इनसे चौथ सरदेशमुखी ये सब लेते थे। ये इधर अवध पे अटैक करते थे तो वो अवध के जो नवाब थे उन्होंने इनसे एग्रीमेंट ही कर दिया। वो जो बंगाल में अटैक करने जा रहे थे तो वहाँ के नवाब ने इनके साथ एग्रीमेंट कर लिया। तो इनका बेसिकली ऐसा नहीं था कि हम ये कनकर करेंगे और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन बनाएंगे, उनका मेनली था कि वहाँ का जो इकोनॉमिक रिसोर्स है उसको हम लोग ले लेंगे। फिर कंटिन्यूअस वॉर्स, अभी हम लोग आगे देखेंगे कनकेस्ट ऑफ इंडिया वाला जब टॉपिक आएगा, कि वो हैदराबाद से और मैसूर से और ईआईसी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से कंटिन्यूअस लड़ते रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी से 3 लड़ाई हुआ। वो 3 लड़ाई में कभी वो ऐसा भी हुआ कि जैसे जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था उसमें एक टाइम पे वो मैसूर के साथ थे, उसके बाद फिर वो ईआईसी के साथ चले गए, तो कंटिन्यूअस वॉर्स होते रहे। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक कारण बना, क्यों? क्योंकि मराठास फेल टू अंडरस्टैंड देयर ट्रू नेचर। उनको क्या लगा मराठास को कि जैसे हैदराबाद है, मैसूर है, बंगाल है, अवध है, राजपूत हैं, तो ये लोग जैसे एक पर्टिकुलर एक पावर है इंडिया में, वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक जस्ट अनदर पावर है। इसको हम लोग या तो हम लोग इसके दोस्त बन सकते हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो इससे दोस्त बन जाएंगे, अगर ज्यादा फायदा हुआ तो इसके खिलाफ भी हो जाएगा। लेकिन वो लोग ये नहीं समझे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कुछ नया चीज है, वो एक कंपनी है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो एक मॉडर्न कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का प्रोडक्ट है। वो उसको वो पुराना ही समझ रहे थे कि भाई ये तो अपना या तो इट कैन बी एन एलाई और इट कैन बी अ फो, और इसको जैसे ही हम लोग जैसा चाहें वैसा यूज कर सकते हैं। तो लेटर दे वर देमसेल्व्स डिफीटेड। फिर है कॉन्फ्लिक्ट अमंग मराठा चीफ्स। अब ये मराठा चीफ्स आपस में बहुत लड़ते थे। जैसे पेशवा माधव राव है, अभी जैसे डिस्कस किए, वो स्किल्ड बाय हिज अंकल रघुनाथ राव। जो बाद में क्या होता है, ये बाजीराव टू जब ये बनते हैं तो ये यशवंत राव होलकर हैं, इनके भाई को मार देते हैं। फिर ये यशवंत राव होलकर बाजीराव के पीछे पड़ जाते हैं, तो बाजीराव चले जाता है अंग्रेजों के पास। तो ये चल रहा है। अब जो इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्गेस्ट जो इंडिपेंडेंट ये रेबल स्टेट, रेबल तो नहीं, ये इंडिपेंडेंट वो है, यहाँ गलत लिखा गया है। ये जो है जो मैसूर है वो रेबल स्टेट नहीं है, रेबल स्टेट में सिख है, सिख्स हैं। लेकिन सिख को हम लोग कवर करेंगे जब हम लोग एंग्लो सिख वॉर पढ़ेंगे, उसी में वो कंटिन्यूअस वे में हम लोग वो कवर कर लेंगे। ये मैसूर जो है ये इंडिपेंडेंट था सिंस द टाइम ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर अराउंड 1347 है शायद, तो मतलब ये इसको आप लोग लिख सकते हो कि मिडिल ऑफ 14th सेंचुरी से बैटल ऑफ टलीकोटा तक 1665 तक, ऐसा ही, एग्जैक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट।
तो ये विजयनगर एम्पायर तक ये। और वैसे विजयनगर एम्पायर में प्रीलिम्स में दो तीन बार सवाल आ चुका है उसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। फिर 18th सेंचुरी आता है, फिर मतलब वो लोग इंडिपेंडेंट है, फिर वहाँ पे वोडियार्स रूल करते हैं, तो उनका अब चला आ रहा है रूल। उसके बाद 18th सेंचुरी आता है, तो उसमें राजा का नाम है चिक्कदेवर राजा, और इसके दो मंत्री हैं, नंजराज और देवराज। चिक्कदेव राजा को एक पपेट बना दिया। पपेट मतलब कि भाई जो नंजराज और देवराज बोल रहे हैं वो चिक्कदेव राजा वही कर रहा है। फिर आते हैं हैदर अली। हैदर अली ऐसा आदमी है जो पहले सिपाही था और धीरे 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 बढ़ के वो हाई रैंक पे पहुंचा है। तो इसने जो ये दो मिनिस्टर हैं उनको डिपोज कर दिया, मतलब हटा दिया, और खुद बैठ गया गद्दी पे। एंड सिंस ही हैड रीजन थ्रू द रैंक्स, मतलब पहले सिपाही, फिर उसके ऊपर जो भी रैंक उस समय चलता था, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते आया था। तो ही अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्टर्न ट्रेनिंग अमंग द सोल्जर्स। वेस्टर्न ट्रेनिंग मतलब जो इंग्लिश अपने ट्रूप्स को दे रहे थे, जो फ्रेंच अपने ट्रूप्स को दे रहे थे। फिर वो हैदराबाद और मराठा से लड़ाई करते थे, और ईआईसी से। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि डेक्कन में या साउथ में चार फोर्सेज हैं, एक ईआईसी है, एक मराठास हैं, एक हैदराबाद है, और एक मैसूर है। ये चार एक दूसरे से कंटिन्यूसली लड़ेंगे, ये आगे हम लोग देखेंगे। फिर जब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है, तो 1782 में, वो 80 से 84 होगा, उसमें मिड वे हैदर अली का डेथ हो जाता है, उनको कैंसर था। तो उसके बाद उनका बेटा बनता है टीपू, टीपू सुल्तान। उसने बिफ्रेंड किया फ्रेंच को टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो उसने एक मॉडर्न नेवी बनाया। फिर उसने एम्बेसडर भेजा फ्रांस, ओमान, ओटोमन एम्पायर में, टू फॉर्ज एन अलायंस अगेंस्ट द इंग्लिश। तो ये थे सक्सेसर स्टेट्स और रेबल स्टेट्स और इंडिपेंडेंट स्टेट। 6 को हम लोग कवर करेंगे जब कनकेस्ट वाला पोर्शन पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि उस समय का इकोनॉमी और सोसाइटी कैसा था। तो इकोनॉमी का अगर बात करें तो पोवर्टी भी था और प्रोस्पेरिटी भी था। जो कॉमन मासेस थे वो पोवर्टी में जी रहे थे, हैंड टू माउथ सब्सिस्टेंस। लेकिन जो नोबिलिटी थे उनके पास बहुत पैसा था, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनना, घूमना फिरना, वाइन पीना, ये सब उनका शौक था। आर्ट एंड क्राफ्ट्स को पैट्रोनाइज करना, जैसे कथक हो गया। तो जो पॉवर्टी था वो प्रोस्पेरिटी के साथ कोएग्जिस्ट कर रहा था। एग्रीकल्चर जो था वो स्टैग्नेंट था, उसका प्रोडक्टिविटी लो था, और सब्सिस्टेंट था। सब्सिस्टेंट मतलब कि बस वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और खा रहे हैं, सरप्लस कुछ नहीं है उसके पास। लैंड रेवेन्यू बहुत हाई था, और अबवाब्स थे। अबवाब क्या होता है? इलीगल सेस। इलीगल क्यों? क्योंकि जो कस्टमरी राइट चला आता है उसमें ये अबवाब्स का जगह नहीं है। तो वेरी लिटिल रिमेंड विद द पेजेंट्स। अब ट्रेड एंड कॉमर्स का क्या हाल था? तो एक व्यू बोलता है कि वो फ्लरिश कर रहे थे, दूसरा व्यू बोलता है कि स्टैग्नेट कर रहे थे। अब इसमें सही कौन सा है? तो दोनों कुछ हद तक सही हैं। अगर फ्लरिशिंग वाले का बात करें तो 18th सेंचुरी में भी इंडिया जो था वो वर्ल्ड जीडीपी का लगभग 20-25% ऐसा ओन करता था। उसको दुनिया भर में उसका एक्सपोर्ट गुड्स जाता था, वो चाहे यूरोप हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, और ईस्टर्न अफ्रीका हो। तो एक तरह से देखें तो ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो फ्लरिश कर रहा था। लेकिन वो स्टैग्नेंट क्या था? तो अब देखिए कि इतना सारा बॉर्डर बन गया है। यहाँ बंगाल है, बंगाल यहाँ से, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पोर्ट है, यहाँ से लाया बंगाल में घुसा, तो बंगाल में आने का वो लिया, टैक्स लिया। फिर यहाँ पे गया वो बंगाल के को क्रॉस करके, फिर वो आया अवध में, अवध में यहाँ पे फिर वो टैक्स लिया। फिर यहाँ तक यहाँ गया, फिर यहाँ से दिल्ली स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे फिर वो टैक्स ले रहा है। यहाँ पे हैदराबाद है, हैदराबाद से जा रहा है इधर, तो मराठास उससे टैक्स ले रहे हैं। इधर जा रहा है तो मैसूर उससे टैक्स ले रहे हैं। इधर मद्रास जा रहा है तो उससे इंग्लिश टैक्स ले रहे हैं। तो एक तरह से देखें तो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन के कारण इकोनॉमिक जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है वो हैम्पर हो रहा है। तो उसके कारण ऑब्वियसली ट्रेड भी हैम्पर होगा। तो ये दोनों, अगर आप एक्सटर्नल ट्रेड का बात करें तो इंडिया बहुत तेज था, लेकिन अगर इंटरनल ट्रेड का बात करें तो वो कुछ डिबेटेबल है कि वो सही है, वो अच्छा था या फ्लरिश कर रहा था या नहीं। लेकिन ढेर सारे इंडस्ट्रियल सेंटर्स थे, जैसे मुल्तान है, लाहौर है, मथुरा है, सूरत है, ढाका है। फिर अगर सोसाइटी का बात करें तो जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत रिजिड था, और जो अनटचेबिलिटी है वो वाइड स्प्रेड था।
उसके बाद जो वोमेन के स्टेटस पे अगर बात करें तो चाइल्ड मैरिज था, तो ऑब्वियसली वो लड़कों के लिए भी बुरा है, लड़कियों के लिए भी बुरा है। पॉलीगेमी था, तो एक मर्द एक से ज्यादा से शादी कर रहा था, तो औरतों का जो स्टेटस है वो खराब हो रहा था। फिर देर वॉज अ डिजायर फॉर मेल चाइल्ड, तो जो फीमेल चाइल्ड थी वो अनवांटेड थे, तो उसके कारण इन्फेंटिसाइड होगा, फीटिसाइड होगा। फिर पैथेटिक कंडीशन ऑफ विडोज, सबसे बड़ा तो था सती, खास करके बंगाल और राजपूताना में होता था। उसके अलावा उनको क्या करता था कि उनको अकेले जीना पड़ता था। कोई जो फेस्टिवल हो रहा है उसमें वो इनवाइटेड नहीं होते थे। उनको वो ढंग के कपड़े नहीं पहन सकते, उनको वाइट कपड़ा पहनना, वो भी एकदम सोबर लाइफ जीना है। तो जो वुमेन का स्टेटस था वो भी खराब हो गया है। तो एक हम लोग डिस्कस किए इकोनॉमी, और दूसरा हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए सोसाइटी, सोशल एस्पेक्ट। अब एक बड़ा सवाल है कि 18th सेंचुरी जो था वो डिक्लाइन है या प्रोग्रेस है। अभी तक हम लोग कितना पढ़े इस टॉपिक में, मेरे हिसाब से यूपीएससी जो अगर एक प्रोबेबल क्वेश्चन है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 18th सेंचुरी जो था वो एज ऑफ डिक्लाइन था या एज ऑफ प्रोग्रेस था। दोनों का आर्ग्यूमेंट है, दोनों एक एक करके देखेंगे। पहले देखते हैं कि डिक्लाइन क्या क्या में था। तो एक तो पैन इंडिया एम्पायर गया। पैन इंडिया एम्पायर होगा तो उसका बहुत फायदा है, ट्रेड में है, सिक्योरिटी में है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में है। मुगल्स जब डिक्लाइन किए तो जो आर्ट एंड कल्चर है वो डिक्लाइन हो गया। ऑब्वियसली जो मुगल्स है वो पेंटिंग को करते थे, स्कल्पचर स्कल्पचर तो नहीं, आर्किटेक्चर को करते थे, डांस को करते थे, म्यूजिक को करते थे, सब खत्म हो गया। फिर मल्टीपल पॉलिटिकल बाउंड्रीज, मतलब बंगाल और दिल्ली, हैदराबाद, मैसूर, मराठास मेंट मूवमेंट ऑफ गुड्स अट्रैक्टेड मोर टैक्सेस, अभी हम लोग डिस्कस किए। फिर ड्यू टू मल्टीपल पॉलिटिकल फ्रैगमेंट्स देयर वर कंटिन्यूअस वॉर्स एंड बैटल्स। मैसूर लड़ेगा हैदराबाद से, हैदराबाद और मैसूर लड़ेंगे मराठा से, सब एक दूसरे में। फिर ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो ऐसे गिचपिच करके लड़ाई चल रहा है। फिर सोशल डिक्लाइन था, क्यों? क्योंकि कास्ट सिस्टम रिजिड था, चाइल्ड मैरिज था, पॉलीगेमी था, विडो रीमैरिज अलाउड नहीं था। अब प्रोग्रेस का क्या क्या है, तो रीजनल किंगडम्स और एडमिनिस्ट्रेटिवली सिमिलर टू मुगल्स। ठीक है, माने कि मुगल एम्पायर टूट गया, बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, मराठा, सिख्स, लेकिन ये लोग जो थे एडमिनिस्ट्रेटिवली देवर सिमिलर टू मुगल्स। तो बस दे आर मुगल एम्पायर इन मिनिएचर। फिर रीजनल सेंटर्स ऑफ आर्ट डेवलप्ड, जैसे अवध का भी हम लोग वो देखे, वो रूमी दरवाजा। फिर रीजनल स्कूल्स ऑफ पेंटिंग भी डेवलप हो गया, कांगड़ा, राजपूताना। क्योंकि जो भी मुगल कोर्ट में जो पेंटर्स थे ना, जब औरंगजेब ने पेंटिंग बंद करवा दिया तो वो दिल्ली छोड़ के वो अलग अलग एरियाज में चले गए। लिटरेचर में देखें तो शाह अब्दुल लतीफ, ये वारिस शाह, दयाराम, ये गुजराती में लिखते थे। तो लिटरेचर भी फ्लरिश कर रहा था। फिर इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो कंटिन्यू टू थ्राइव, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। फिर इंडस्ट्रियल सेंटर्स फ्लरिश्ड, एग्जांपल मुल्तान, लाहौर, ढाका, मथुरा। तो ओवरऑल इट कैन बी सेड दैट डिक्लाइन वाज विटनेस्ड इन सम एरियाज व्हाइल अदर्स फ्लरिश्ड। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले देखिए डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, उसमें रोल ऑफ औरंगजेब था। पहला था डेक्कन वॉर्स और दूसरा था ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी। फिर था जागीरदारी क्राइसिस, कि मनसबदार ज्यादा हो गए थे, जागीर्स कम थे, उसके कारण जो ट्रूप्स और हॉर्सेस पे मेंटेनेंस के लिए जो पैसा था वो कम हो रहा था, तो आर्मी वीकेंड हो गया। फिर क्राइसिस ऑफ पर्सनालिटी देखें कि जो औरंगजेब के जो सक्सेसर थे वो बहुत वीक थे। फिर सक्सेसर स्टेट्स देखें कि उन्होंने कैसे धीरे 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 जो मुगल एम्पायर है उसको फ्रैगमेंट कर दिया। उसके बाद रेबल स्टेट्स देखे कि कैसे इन लोगों ने मुगल एम्पायर के कॉस्ट पे अपने आप को बढ़ाया। उसके बाद फिर एग्रेरियन क्राइसिस था कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन है वो कम हो गया। फिर इन्वेजन था एक नादिर शाह का, एक अहमद शाह अब्दाली का, अहमद शाह अब्दाली, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक है हमारा ये 18th सेंचुरी इंडिया। इसमें हम लोग सबसे पहले देखें 3 सक्सेसर स्टेट्स। पहला है, पहले तो देखें कि कॉमन फीचर्स क्या क्या है। तो इमर्ज्ड आउट ऑफ मुगल एम्पायर, इनिशियली अंडर नॉमिनल अथॉरिटी ऑफ मुगल्स, then became completely independent. फिर strong elements like then they co-opted strong elements like जमींदार्स, पॉलीगार्स, बैंकर्स। उसमें फिर हम लोग बंगाल में बंगाल देखे मुर्शिद कुली खान। फिर हम लोग हैदराबाद देखे निज़ाम उल मुल्क असफजा। उसके बाद हम लोग देखे हैदराबाद के अंदर कर्नाटिक। उसके बाद हम लोग देखे अवध, अवध अंडर सादत अली खान एंड सफदर जंग।
उसके बाद हम लोग देखे रेबल स्टेट्स, उसमें थे मराठाज। और फिर हम लोग अभी बोले मतलब बोले हैं कि जो सिख वाला पार्ट है वो हम लोग कनकेस्ट ऑफ इंडिया में, वो क्योंकि छोटा सा टॉपिक है तो साथ में डिस्कस कर लेंगे। फिर हम लोग देखे कि मराठाज रिप्लेस क्यों नहीं कर पाए मुगल को, उसमें बैटल ऑफ पानीपत था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। फिर डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन इन साम्राज्य, कंटिन्यूस वॉर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर कॉन्फ्लिक्ट अमंग मराठा चीफ्स। उसके बाद हम लोग देखे एक इंडिपेंडेंट स्टेट जिसका नाम है मैसूर। उसके बाद फिर हम लोग इकोनॉमी एंड सोसाइटी देखें। इकोनॉमी में देखें कि पॉवर्टी और जो प्रोस्पेरिटी है वो साथ साथ चल रहा है। एग्रीकल्चर स्टैग्नेट कर रहा था, ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश भी कर रहा था, कुछ हद तक स्टैग्नेट भी कर रहा था। उसके बाद जो कास्ट सिस्टम है वो रिजिड हो गया था, और जो स्टेटस ऑफ वुमेन है वो बहुत ख़राब था। फिर हम लोग समझने का ट्राई किया कि 18th सेंचुरी जो है वो एज ऑफ डिक्लाइन था या प्रोग्रेस था। तो दोनों साइंस थे, जैसे पैन इंडिया एम्पायर नहीं था, फिर आर्ट एंड कल्चर डिक्लाइन हो गया, पॉलिटिकल बाउंड्रीज के कारण टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन प्रोग्रेस भी था कि रीजनल किंगडम जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटिवली सिमिलर थे मुगल एम्पायर से। फिर रीजनल सेंटर्स ऑफ आर्ट लिटरेचर ये सब डेवलप हो गया, और जो इंडिया का एक्सपोर्ट मार्केट था वो फ्लरिश कर रहा था। तो ओवरऑल इट कैन बी सेड दैट डिक्लाइन वाज विटनेस इन सम एरियाज व्हाइल अदर्स फ्लरिश्ड। अब इस पे 18th सेंचुरी पे एक सवाल है 2017 का कि क्लैरिफाई हाउ मिड 18th सेंचुरी इंडिया वाज बीसेट विद स्पेक्टर ऑफ फ्रैगमेंटेड पॉलिसी। इसमें आप स्टार्ट कर सकते हो सीधे उससे डिक्लाइन ऑफ मुगल से कि इन द फर्स्ट decade of the first decade of the Mughal of the 18th century saw the decline of the Mughal empire। और फिर उसके बाद बता सकते हैं कि कैसे जो सक्सेसर स्टेट्स हैं, रेबल स्टेट्स हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल है, और इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, कैसे वो लोग एक दूसरे को compete कर रहे हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे को हराना चाह रहे हैं, या उनका जो एरिया है उसको कनकर करना चाह रहे हैं, एनेक्स करना चाह रहे हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही, जो 2 टॉपिक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कनकेस्ट ऑफ इंडिया। ये एक लंबा टॉपिक है, बंगाल कर्नाटिक वॉर्स। इसमें पहले कर्नाटिक वॉर्स पढ़ेंगे, फिर बंगाल, फिर मराठाज, मैसूर और सिख्स। तो नेक्स्ट क्लास में बस एक ही टॉपिक कवर होगा, क्योंकि बहुत लंबा सा टॉपिक है। उसके बाद फिर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एक टेलीग्राम चैनल मेरा बना हुआ है, उसका हम लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, उस पर